यहाँ तो बस कचरा ही कचरा है। मुझे तो इस कचरे में आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे ये देखो, मुझे कचरे में कितनी सारी प्लास्टिक की बोतल मिली है। इन प्लास्टिक की बोतल का तो हम काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे भी यहाँ पर ये पन्नी में बहते हुए कुछ फल मिले हैं। काफी ताज़ा फल है, लगता है पेड़ से गिरकर सीधा नदी में बहते हुए यहाँ आए हैं। ये नदी में बहता हुआ कचरा भी किसी खजाने से कम नहीं है। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। चलो अब अंदर चलते हैं, शाम होने को आई है, खाने की तैयारी भी तो करनी है। नदी किनारे जंगल में बसे लकड़ी घास फूस के बने हुए छोटे से ससुराल में रहती थी। आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी इन सभी बहुओं की, जो इन्हें गांव छोड़कर नदी किनारे जंगल में अपना बसेरा करना पड़ रहा था। और क्यों नदी किनारे पानी में बहते हुए आ रहे कचरे में भी सभी बहुएं कुछ न कुछ चुनकर निकाल रही थीं। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अरे अब तो लकड़ी काटने के लिए इस जंगल में कोई पेड़ ही नहीं बचा। देखो तो सिर्फ कितने गिने चुने पेड़ रह गए हैं। ऐसे तो हम लोगों का गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं तो क्या, लकड़ी काटने के अलावा हम सभी भाइयों को कोई और काम भी तो नहीं आता है। इतनी सी लकड़ियों को बेचकर तो हम सिर्फ चंद पैसे ही कमा पाएंगे। रघु, सोमनाथ, संजय, विजय, विनीत, संदीप, आकाश, रोहित, पीयूष, प्रदीप, ये सभी भाई अपने गांव में बने जंगल में पेड़ों से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर ले जाकर बेचते थे और इसी तरह ही अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे। लेकिन बीतते समय के साथ साथ अब जंगल की लकड़ियां कम होने लगी थी, जिससे इन सभी को काफी दिक्कत आती है। और एक दिन, आप लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये जंगल ही तो हमारी रोजी रोटी का सहारा है। अगर हम जंगल से लकड़ी काटकर बाहर शहर में नहीं बेचेंगे तो हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। हाँ साहब, ऐसा मत करिए, हमसे हमारी रोजी रोटी मत छीनिए। तुम्हारी रोजी रोटी के चक्कर में जंगल से कितने सारे पेड़ कट चुके हैं। सरकार ने अभी जंगल से पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर तुम में से कोई भी जंगल से लकड़ी काटते हुए मिल गया तो उसे बहुत लंबी जेल हो जाएगी। जंगल से लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगने की वजह से सभी भाई काफी परेशान होते हैं और अब उन सब का गुजारा चलना काफी मुश्किल हो गया था। आखिरकार कब तक आप सब इसी तरह दुखी रहेंगे? खाना खा लीजिए। हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। खाने को देखकर हमें तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र हो रही है। हम लोग तो एक गांव में रहते हैं और गांव में तो कितने सारे जंगल होते हैं। तो क्या इस जंगल के अलावा कोई और जंगल नहीं है जिससे आप लोग लकड़ियां काट सके? एक जंगल है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम सुबह लकड़ियां काटने जाएंगे तो शाम से पहले वापस ही नहीं आ सकेंगे। तो क्या हुआ, आप लोग जाइए और अपने खाने की फिक्र मत कीजिएगा। हम सभी घर का काम खत्म कर खाना लेकर आपके पास दोपहर तक आ जाया करेंगे और शाम में हम सब लोग साथ में ही घर आया करेंगे। अपनी अपनी पत्नियों की बात मानकर सभी भाई अपने गांव से कई सौ दूर बने जंगल में रोज सुबह सुबह अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर पेड़ की लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। वहीं अब सभी बहुएं जल्दी से सारा काम खत्म करके अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं और खाना लेकर उनके पास जाने लगती हैं। लेकिन वो जंगल उनके घर से इतना दूर था कि दोपहर के बजाय उन सबको वहां पहुंचते पहुंचते रोज शाम हो जाती थी। ये क्या, सारा का सारा खाना ठंडा हो गया। हम दोपहर के निकले थे और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। 3 दिन से हमारे पति कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। अरे हम लोगों ने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था खाना लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में तुम लोग इतना दूर आती हो और हम लोग खाना भी नहीं खा पाते। कैसे? सुबह भी आप लोग कुछ खा कर नहीं जाते हैं और पूरा दिन भूखे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो सभी इस जंगल किनारे नदी के किनारे खड़े होकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी मेघा सोचती है, अरे हम काम क्यों नहीं करते? गांव में वैसे भी हमें कुछ काम नहीं है। पूरा दिन तो हम लोग खाली ही बैठी रहती है और गांव में ज्यादा किसी से बोलचाल भी नहीं है। तो क्यों ना हम सब अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर इसी नदी किनारे आकर बस जाए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो समय पर अपने पति को खाना भी दे पाएंगे और उनके साथ भी रहेंगे। तुम लोग क्या कह रही हो? ये इतना भी आसान नहीं है। पता है यहाँ पर तुम्हें कितनी परेशानियां हो सकती हैं। इन लोगों की बात सही है, लेकिन मेघा भी बिल्कुल ठीक कह रही है। शुरुआत में हो सकती है हमें परेशानियां रहने में, लेकिन धीरे धीरे आदत लग जाएगी। और यहाँ तो नदी भी है, हमें पानी की भी कोई कमी नहीं होगी और जंगल से भी हमें फल वगैरह मिल जाएंगे और हम तो यहाँ पर खेती भी कर सकते हैं। अपनी पत्नियों के बार बार कहने पर सभी पति आखिरकार उनकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी घर जाते हैं और घर का सारा जरूरी सामान पैक करके अगले दिन ही जंगल के पास बनी नदी किनारे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ घर बनाना होगा। अब हमारे पति तो लकड़ियाँ काटने चले गए, इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। लेकिन हम घर बनाएंगे कैसे?
हम अपने पतियों से लकड़ियां ले आते हैं और घास फूस और इन पत्तों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और आराम से रहेंगे। सभी बहुएं अपने पतियों से लकड़ियां लेकर आती हैं। वहीं आसपास से बेल, घास फूस और पत्तों को इकट्ठा करती हैं और सबसे पहले लकड़ी की मदद से एक छोटा सा घर का ढांचा तैयार करके घास फूस, पत्तियों और बेल से ढक देती हैं। चलो अब घर तो तैयार हो ही गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी भूमि नदी किनारे बैठकर बर्तन और कपड़े धो रही होती हैं कि तभी नदी से बहता हुआ कुछ कचरा आता देख, बताओ भला, लोगों ने नदी को भी नहीं छोड़ा, कितना सारा कचरा आ गया है। चलो अब इस कचरे को साफ करते हैं। सभी बहुएं मिलकर नदी के किनारे आई कचरे को साफ कर रही होती हैं कि तभी उन्हें उस कचरे के अंदर से कुछ बोरी और कुछ कांच की बोतल मिलती हैं, जिसे देख, ये तो काफी सारी बोरियां नदी में बहती हुई यहाँ आ गई हैं। हम इन बोरियों से अपने घर की छत को ढक सकते हैं। वैसे भी हल्की हल्की धूल हमारी छत से अंदर आती रहती है, इससे हमारी छत पूरी तरह से ढक जाएगी। कांच की बोतल कितनी सुंदर है ना, इन्हें हम गर्म करके अच्छे से काट देंगे, फिर ये बिल्कुल कांच के ग्लास की तरह ही काम करेंगे। जहां कुछ बहुएं उन बोरियों को सुखाकर घर की छतों और दीवारों को ढक देती हैं, वहीं कुछ कांच की बोतल को बीच में से काटकर उन्हें घिसकर उनसे गिलास बना लेती हैं। और अब इसी तरह आए दिन किनारे से जो भी बहता हुआ कचरा आता, उन सब में उन सभी लोगों को कुछ न कुछ मिलता ही रहता। आज तो हमें इस नदी किनारे काफी कुछ मिला, जैसे ये प्लास्टिक की बोतल, टायर और ये बहते हुए कुछ फल। लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? चलो फल तो हम खा लेंगे, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल और ये 3 टायर का क्या करेंगे? अरे इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। हम टायर पर कपड़ा डाल देंगे जो बिल्कुल बैठने का काम करेगा, और इन प्लास्टिक की बोतल में घास डालकर हम इसमें पौधे के बीज डाल देंगे और घर के बाहर टांग देंगे, जिससे अब धीरे धीरे इसमें पौधे और बेल उगेंगे और हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अरे ये तो एलोवेरा के पौधे हैं। ठंड का मौसम हल्का हल्का शुरू होने को आ गया है और हमारी त्वचा तो देखो कैसी रूखी रूखी सी रहती है। अगर हम एलोवेरा अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो हमारी त्वचा बिल्कुल ठीक रहेगी। मेघा शिल्पा के साथ मिलकर ढेर सारे एलोवेरा के पौधे तोड़ती है और उनसे एलोवेरा जेल निकालकर उसके अंदर नारियल का तेल और चावल का पानी मिलाकर उससे क्रीम बनाती है, जिसे लगाने से उन सबकी त्वचा 2 से 3 दिन के अंदर ही काफी ज्यादा चमकने लगती है। हमारे सेठ की बेटी सोनाली की त्वचा भी कितनी रूखी रूखी रहती है ना, बेचारी काफी परेशान रहती थी अपनी त्वचा से। एक काम करते हैं, उसके लिए क्रीम ले चलते हैं, उसे क्रीम भी दे देंगे और सभी गांव वालों से भी मिलेंगे। वैसे ज्यादातर हमारे गांव में किसी से जान पहचान तो थी नहीं, लेकिन जिससे थी उनकी बड़ी याद आ रही है। सभी बहुएं अपनी बनाई हुई क्रीम गांव में ले जाती हैं और अपनी सेठ की बेटी सोनाली को देती हैं, जिसे लगाने पर सोनाली को काफी अच्छा लगता है और 2 से 3 दिन में ही सोनाली की त्वचा काफी अच्छी हो जाती है, जिसके चलते सोनाली अपने घर के नौकरों को भेजकर उन सभी लोगों को एक बार फिर अपने घर बुलाती है। इनसे मिलो, ये है मेरे चाचा के बेटे शुभम, एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ये कल ही मेरे घर आए थे और उन्होंने जब मुझे तुम्हारी बनाई हुई क्रीम लगाते देखा तो उन्हें ये क्रीम काफी पसंद आई। मैं आप लोगों से मिलना चाहता था। क्या सच में ये क्रीम आप लोगों ने बनाई है? क्योंकि हमारी स्किन के लिए ये काफी अच्छी है। ये हमने ही बनाई है। क्या आप ऐसे और भी क्रीम और बना सकते हैं? देखिए, अगर आप ऐसे क्रीम बनाकर मुझे भेजेंगे तो जितना मुझे मुनाफा होगा उसका 50% मैं आपको दे दूंगा। सामान मेरा होगा और मेहनत आपकी, और मुनाफा हम दोनों का ही होगा। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी घर के काम के बाद तो हम लोग खाली बैठे होते हैं, तो क्यों ना हम ये काम शुरू कर दें। 5 बहुएं ढेर सारी क्रीम बनाती हैं और उन्हें शुभम को दे देती हैं, जिसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं और अब जल्द ही उन सबकी घर की हालत भी ठीक होने लगती है और अब वो उसे नदी किनारे को छोड़कर वापस गांव में आकर अपना एक नया रोजगार शुरू करते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। लगता है सर्दियों में इन्होंने कुछ ज्यादा ही घर के काम किए हैं। इनसे घर के थोड़े काम कम करवाया कीजिए। और फिलहाल तो इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें सर्दी लग गई है, जितना हो सके गर्म खाना और गर्माहट देने की कोशिश कीजिएगा। ये दवाई मैंने दे दी है। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। वैजयंती की आंखों में आंसू होते हैं और वो गुस्से में रोते हुए अपनी बेटी को देखकर कहती है, मना किया था ना मैंने तुझे कि मत कर 10 ननंद वाले ससुराल में शादी, और करो 10 ननंद वाले ससुराल में शादी। तूने मेरी एक नहीं सुनी। आज अगर तूने मेरी बात सुनी होती तो शायद तेरे साथ ऐसा ना होता। तुझे तो अपनी ही चलानी थी ना। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहू निहारिका रोने लगती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था निहारिका के साथ जो वो इस कदर बिस्तर पर बीमार पड़ी थी? ये तो अब कहानी में थोड़ा पीछे जाने के बाद ही पता चलेगा।
बेटी, अभी भी तेरे पास मौका है। तू अभी भी चाहे तो अपना फैसला बदल सकती है। सोच ले, आगे कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हट पाएगी। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 10 ननंद वाला ससुराल है तेरा। अरे माँ, आप भी ना क्या क्या बोलते हो। देखो, 10 ननंद का ससुराल है, ये तो और अच्छी बात है कि मेरी 10 ननंद होंगी। हर कोई एक एक काम करेगी तो मुझे घर में कामों के ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं शादी के बाद भी पढ़ाई भी करूंगी और ऑफिस भी संभालूंगी। मुझे अपना करियर बनाना है। जहाँ इतनी सारी ननंद होंगी वहां मेरे घर में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। जैसे तू ख्वाब देख रही है, ये ख्वाब पूरे होना मुश्किल है बेटी। अब आप चुप हो जाओ माँ। मेरी ननंद आज शगुन लेकर आने ही वाली हैं। अगर उन लोगों ने ये सब सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। निहारिका इतना कहती ही है कि तभी उनके घर की घंटी बजती है, जिससे निहारिका को यह समझ आ जाता है कि उसकी नंद शगुन लेकर घर आ गई है। कैसी हो मेरी होने वाली बहू, ये लो शादी से पहले का शगुन। शादी वाले दिन एकदम गुड़िया की तरह तैयार हो जाना। हाँ भाभी, ऐसे तैयार होना कि सबकी नजर आपके ऊपर ही रहे। आपने जो मुझे फोटो भेजी थी, मैंने माँ से वही लहंगा मंगवाया है आपके लिए। ये देखो। शगुन का सारा सामान अपनी पसंद का देखकर निहारिका बहुत खुश होती है। हाय, मैं सद के जावा, अपनी ननंद पर। कितनी प्यारी ननंद है मेरी, कितना ख्याल रखती है मेरी पसंद नापसंद का। शादी के बाद ही मेरा बहुत ख्याल रखेगी। माँ भी ना बेकार में उल्टी सीधी बातें सोचती हैं। निहारिका अपने मन में यह सब सोच रही होती है, उधर उसकी नंद उसे देखकर अपने मन में सोचती है, कितनी प्यारी भाभी है हमारी और कितनी भोली भी है। शादी हो जाए बस एक बार, उसके बाद तो घर के कामों में हम सभी को छुट्टी मिल जाएगी। चलो, भाभी के आने के बाद रसोई से छुट्टी तो मिल जाएगी। रोजाना मुझे ही रात को खाना बनाना पड़ता है। भाभी के आने के बाद मुझे किसी के भी कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। भाभी अपने आप कर लेंगी सारे काम। चलो, भाभी के आने के बाद सुबह जल्दी उठने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। भाभी खुद ही माँ को चाय बनाकर पिला दिया करेंगी। इस तरह भाभी और नंद के अपने ही अलग अलग ख्याली पुलाव चल रहे थे। बहुत जल्दी निहारिका की शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी 10 नंद उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आ जाओ भाभी जी, आपका बहुत प्यार से इस घर के अंदर स्वागत है। तुम हुस्न परी, तुम जानी जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। हे भगवान काव्या, तेरी एडवर्टाइजिंग दोबारा से शुरू हो गई। तो भाभी का स्वागत कर रही है या एडवर्टाइजिंग करके दिखा रही है? अरे बस करो, भाभी को थोड़ा सा आराम भी तो करना है। चलो, भाभी को उनके कमरे में छोड़ कर आते हैं। इस तरह 10 नंद उसे उसके कमरे में छोड़ने जाती है, जहां वो खूब सारी बातें करती है। क्या बात है, मेरी ननंद तो बहुत अच्छी है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। तभी कमरे में सास आती है। अब अपनी भाभी को सोने दोगी या नहीं? वो थक गई होंगी, उसे आराम करने दो। सुजाता के इतना कहते ही 10 नंद अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद निहारिका चैन की नींद सोती है। अगले दिन सवेरे 5 बजे पूजा निहारिका को उठाने के लिए आ जाती है। भाभी दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो भाभी, अभी तक सो रही हो क्या? निहारिका दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उफ, इतनी ठंड में 5 बजे आप मेरे कमरे के बाहर? क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मुझे? नहीं भाभी, दरअसल भैया को जल्दी ऑफिस जाना होता है और माँ पिताजी को सुबह चाय चाहिए होती है और आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए मैं आपको उठाने आ गई। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी पहली रसोई की रस्म भी होनी है। चलो, मैं आती हूँ। सुबह का वक्त होता है और ठंड ज्यादा लगती है। निहारिका स्वेटर पहनकर रसोई में पहुंच जाती है। चलो कोई बात नहीं, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए सभी आराम से सो रही हैं। इसके बाद तो सब मेरी मदद करवा ही देंगी। निहारिका सुबह 10 नंद के साथ अब पति, सास, ससुर सभी का नाश्ता बनाती है। जैसे जैसे नंद उठती है वो अपनी फरमाइश के हिसाब से नाश्ता बताती हैं। भाभी मेरे लिए अंडा ब्रेड बना देना। मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं, आप मेरे लिए वही बना देना। अच्छा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। निहारिका को रसोई में लगे लगे बहुत देर हो जाती है। उसे इतना सारा नाश्ता बनाना पड़ता है कि वो थक भी जाती है। बहुत थकावट हो रही है। नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा सा आराम करूंगी। घर का काम तो मेरी ननद खुद ही कर लेंगी। निहारिका सबको नाश्ता करने के बाद कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है। अरे भाभी कहाँ जा रही हो? बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले वो धो लो। और घर के काम भी नहीं हुए हैं, उसे भी कर देना, उसके बाद आप आराम कर लेना। 10 नंद 10 तरह के काम बताकर अपने कमरों में चली जाती हैं, जिसके बाद निहारिका को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ये क्या,
मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आराम करने तो मैं जाने वाली थी, लेकिन मेरी जगह मेरी 10 ननंद आराम करने चली गई। निहारिका को नाश्ता बनाने के बाद लंच भी बनाकर तैयार करना पड़ता है और उसके बाद वो घर के काम करती है। घर के काम करते करते शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद अब उसे डिनर की तैयारी करनी थी। भाभी, हमारे लिए तो आप आज मटर पनीर की सब्जी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं मटर पनीर खाए हुए। और हमारे लिए वेज पुलाव बना देना, हरी वेजिटेबल्स डालकर। रात के डिनर में भी उनकी फरमाइश होती है। इसके अलावा उनके पर्सनल काम भी होते हैं, जैसे किसी के कपड़े प्रेस करना या किसी के कपड़े ढूंढ कर देना और भी बहुत कुछ। ऐसे ही घर के सारे काम संभालते हुए और 10 नंद के पर्सनल काम करते हुए निहारिका को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऊपर से ठंड में उसे ठंडे पानी में सारे काम करने पड़ते हैं। मेरे तो हाथ ही सुन हो गए ठंडे पानी में कपड़े धोते हुए। सुबह से शाम तक बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। मेरी ननंद कुछ नहीं करवाती। काश मैं माँ की बात सुन ही लेती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। ये सब मेरा ही किया धरा है। मुझे 10 ननंद की ससुराल में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब जो हुआ है उसे भुगत भी रही हूँ, इसके अलावा अब कर भी क्या सकती हूँ। माँ, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अगर मैं आ रहूंगी तो मेरी 10 ननंद मुझसे ऐसे ही काम करवाती रहेंगी। आप मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी, मैं तेरा बैग पैक कर रही हूँ, इतने तू थोड़ी देर आराम कर ले। और आप लोग मुझे थोड़ा सा अपनी बेटी के साथ वक्त दे दीजिए। बहन जी, मेरी बेटियों की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आप बहू को यहाँ पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इसमें सारी गलती मेरे परिवार वालों की ही है। चलो सुजाता। इस तरह आनंद और सुजाता कमरे से निकलकर अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं वैजंती अपनी बेटी का सामान पैक करके उसे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद वैजंती कमरे से बाहर अपनी बेटी के साथ आती है। अपने ही सामने अपनी भाभी को जाते हुए देख 10 नंदों को बुरा लगता है। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? हमें छोड़कर मत जाओ। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो भाभी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा भाभी, मत जाओ घर को छोड़कर। मामी, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो। हम सभी आज के बाद आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे, ये हमारा वादा है। बहुत सारे सपने लेकर आई थी अपने ससुराल में, लेकिन 10 ननंद होने के बावजूद भी मेरे सारे सपने बर्बाद हो गए। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहू, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बेटियों की गलतियों के लिए यही फैसला सही होगा। सुजाता इतना बोलती है। निहारिका की 10 नंद जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए निहारिका से माफी मांगती हैं और एक आखिरी मौका मांगती हैं। निहारिका को उनके ऊपर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है। अरे अरे, आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो खड़े हो। इस तरह 10 नंद निहारिका को प्यार से उसके कमरे में ले जाती हैं और आराम करने के लिए कहती हैं। अब घर के सारे काम से लेकर अपनी भाभी की अच्छी देखभाल 10 नंद खुद कर लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी 10 नंद वाली कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आपकी कितनी नंद है।